जय हिंद दोस्तों। मैं दिनेश माथनकर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दिनेश सर हिंदी वाले यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग हिंदी टेस्ट सीरीज का जो हमारा 18वां वीडियो है उसे लेकर उपस्थित हुए हैं। तो बिना विलंब किए इस 18वें टेस्ट सीरीज को हम लोग बहुत अच्छे से सॉल्व करते हैं और कोशिश करते हैं कि आज जो है आप लोगों को ये प्रश्न बहुत काम में आए और अच्छे से समझ में भी आए। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है 201 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अधिकरण कारक का सही उदाहरण है? अधिकरण कारक, कारक विभक्तियों की अगर बात करें तो ये 8 प्रकार की होती हैं, जिसमें होता है कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारण कारक, अधिकरण कारक और संबोधन है वो। पर अगर हम लोग समास में बात करें तो समास में केवल कहाँ से शुरू होता है? कर्म से लेकर अधिकरण तक, कर्ता और संबोधन का प्रयोग नहीं होता। अगले बिंदु की तरफ चलते हैं। तो उदाहरण देख लीजिए, यहाँ पर बोला है अधिकरण कारक की विभक्ति क्या है। तो अधिकरण कारक की विभक्ति होती है में और पर। ठीक है, के अंदर के भीतर का भी प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, परंतु अधिकांशतः ये दोनों ही विभक्तियां इसमें यूज होती हैं। शिकारी ने शेर को बंदूक से मारा। अब यहाँ पर दो तीन बातें हुई हैं। ने विभक्ति भी लगी है, को भी लगी है और से भी लगी है। तो एक पूरी तरह से यह क्रिया के साथ निर्धारित वाक्य। ठीक समय पर आ जाना, यहाँ एक शब्द लगा है पर। देखो ये लगा है पर, यहीं पर आपका आंसर छिपा होना चाहिए। आंसर आपका यहीं पर है। आपने मुझे हानि से बचाया। सुनीता और रोहन की बहन है, तो ये संबंध की बात हो रही है। ठीक है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 202 यूपी टेट 2011 और 2016 में पूछा गया है। तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? फिर से यहाँ पर लगा हुआ है बीच में, तो हम यहाँ पर अधिकरण की बात कर सकते हैं। अधिकरण कारक वो होता है जहाँ क्रिया संपन्न होने का स्थान या समय की बात हो। क्रिया के संपन्न होने का स्थान, समय या स्थान जो है वो कहलाता है अधिकरण। तो देखो, तोता डाली पर बैठा है, क्वेश्चन बनाओ कहाँ पर बैठा है। बैठना क्रिया होगी तो बैठने के लिए स्थान क्या है? डाली। तो ये जो पर है, ये इसके साथ संबंध या इसके बारे में बताने का प्रयास कर रहा है। ये अधिकरण है तोते के बैठने के लिए डाली। तो यहाँ उदाहरण हो गया हमारा अधिकरण। तो सही उत्तर जो हो गया हमारे पास प्राप्त, सी प्राप्त हो गया, अधिकरण। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 203 क्या कहता है, उसको थोड़ा सा जान लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य करण कारक का उदाहरण है? करण, करण की विभक्ति क्या होती है भैया? तो करण की विभक्ति होती है से, और एक होती है के द्वारे या के द्वारा। ये जो के द्वारा है, ये सजीव चीजों के लिए आती हैं और ये निर्जीव के लिए आती है, कोई वस्तु वगैरह। और क्रिया संपन्न करने का साधन होता है बेटा ये।
तो करण जब भी आएगा तो किसी साधन की बात होगी। जैसे वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, तो काटना यहाँ क्रिया होगी तो साधन हो जाएगा कुल्हाड़ी। कौन सी विभक्ति लगी है? से। और देखिए आपका करण जो है, साधन जो है वो निर्जीव है। तो यहाँ आंसर तो अभी आप लोगों को प्राप्त यही हो गया कि, पर इन्हें भी पढ़ना पड़ेगा। पेड़ से फल गिरा, क्रिया हो रही है अलग होने की, तो यहाँ अपादान हो जाएगा। सीता फल खाती है, तो यहाँ कर्ता कारक हो गया। किसने खाया, ऐसा बनाओ तो सीता ने खाया। गुरु जी को फल दे दो, यहाँ लेने देने की बात हो रही है, तो यहाँ संप्रदान हो जाएगा साहब। अब कई लोग कहते हैं कि कर्म होना चाहिए, कर्ता ने कर्म को, क्योंकि को विभक्ति लगी है। नहीं भाई, जब क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, कर्ता द्वारा किए गए काम पर, तब वहां पर कर्म होता है। यहाँ तो किसी काम को लेने देने की बात हो रही, तो उद्देश्य की प्राप्ति हो रही, क्योंकि गुरु जी को फल दिया जा रहा है, देने की बात हो रही, तो संप्रदान कारक होगा। यहाँ तक की चीजें क्लियर हो गई है। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 204। निम्नलिखित में से या निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है? यूपी टेट 2013-14 में यह प्रश्न पूछा गया था। और ये जो प्रश्न आया था 203 नंबर का, ये एसएससी जेएचटी 2019 का प्रश्न था। अधिकरण कारक। अधिकरण की विभक्ति अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखी, में और पर। वाहन आरोह, अगर इसको हम लोग इस शब्द को तोड़ते हैं, तो शब्द बन जाएगा वाहन प्लस आरूढ़। आरूढ़ मतलब बैठना और वाहन मतलब वाहन ही होता है। तो वाहन पर बैठा या वाहन पर आरूढ़, ये विभक्ति यहाँ मैंने यहाँ इसकी तोड़कर लिखी हुई है। सही आंसर हो जाएगा अधिकरण। इसलिए हमारे पास उत्तर की जो प्राप्ति हो जाएगी वो हो जाएगी ए। हाँ, बाकी भी और भी चीजें जो है वो यहाँ लिख रखी हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं। हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ, तो करण कारक हो जाएगा। गंगा जल, गंगा का जल संबंध कारक हो जाएगा। रेखा चित्र, रेखा या रेखाओं का चित्र, इसको भी संबंध कारक कह सकते हैं, है ना। अब जैसे यहाँ बोला गया रेखांकित, इसकी दो बातें हो सकती है, रेखा द्वारा अंकित और रेखा से अंकित। अब यहाँ देखिए क्या हुआ। यहाँ रेखा द्वारा बोला है, तो रेखा यहाँ एक प्राणी है, सजीव है, ठीक है। और रेखा से अंकित किया मतलब किसी ने जैसे अंडरलाइन कर दिया, तो ये निर्जीव की बात हो गई, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 205। व्याख्या भी लिखी हुई है, आप लोग वो भी देख सकते हैं। मूल प्रवृत्तियां संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? मूल प्रवृत्तियां, तो आपको पता है जो संवेग की जो प्रवृत्तियां होती हैं, मूल प्रवृत्तियां और संवेग, उनकी संख्या 14 बताई गई है मैकडूगल द्वारा। इसलिए यहाँ पर जो आंसर है वो आप लोग मैकडूगल के साथ लगा सकते हैं, बिना सोचे समझे, बिना ज्यादा दिमाग पर असर डाले या जोर डाले। मैकडूगल ने प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया था, जिसके अनुसार सभी जीव जन्मजात प्रवृत्तियों के साथ पैदा होते हैं, जो उनके व्यवहार को निर्देशित करती हैं। उनका मानना था कि ये प्रवृत्तियां ही मानव व्यवहार को चलाने वाली मुख्य चालक शक्तियां हैं। 205 नंबर का यह प्रश्न था। एमपीटेट वर्ग 3 2024 का यह प्रश्न था। अगला देखिए, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 206। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहली बात तो यहाँ पर दो तरह के प्रश्न हैं।
पहला है कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। और सर्वनाम का मतलब होता है जो नाम के स्थान पर आए। नाम मतलब संज्ञा। तो संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भेद या प्रकार कितने हैं? तो अगर मैं इस ऊपर लगी र की रेफ को अगर ऐसा लिख दूं तो कितना दिखाई दे रहा है? 6। तो आंसर हो जाएगा सर्वनाम के 6 भेद। अब इसी में पहला भेद जो है वो है पुरुषवाचक। और पुरुषवाचक में देखिए 1 2 3 अक्षर से लिखा है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका 3। सब कुछ यही है, हमें ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है। बस ध्यान से थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। ध्यान लगाना है, सब काम आसान हो जाते हैं। देखिए कैसे। पहला होता है उत्तम पुरुष, जिसको प्रथम पुरुष या वक्ता कहते हैं। दूसरा होता है मध्यम पुरुष, ये श्रोता होता है। तीसरा होता है अन्य पुरुष, जो कि विषय होता है। तो हम इसको कहते हैं वक्ता, इसको कहते हैं श्रोता, और ये होता है विषय। इसमें शब्द भी बहुत अच्छे हैं, जैसे कि मैं, ये एक वचन है। और हम जो है ये बहुवचन है। तो ये इनके रूप है। आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे तू एक वचन है, तुम और आप, तो ये संबोधन करने के लिए आता है। आप एक वचन के साथ में भी प्रयोग होता है, बहुवचन के साथ में भी होता है। और श्रोता के रूप में है, मतलब जो सुनाई, जो सुन रहा होगा, बोलने वाला व्यक्ति सुनने वाले व्यक्ति के लिए प्रयोग करता है। उन शब्दों को कहते हैं तू, तुम, तेरा, तुझे, है ना, आप, आपका। ऐसे ही अन्य पुरुष होता है, तो वक्ता श्रोता को जिसके बारे में बता रहा होता है उसको अन्य पुरुष कहते हैं। यह वह, ये वे, इनका उनका, इसका उसका, ये सारे शब्द यहाँ पर यूज होते हैं। इन्हें उन्हें, जिन्हें किन्हें, इस तरह के बहुत सारे शब्द यहाँ पर यूज होते हैं। जैसे उत्तम पुरुष में शब्द होता है मैं, मेरा, मुझे, मुझको, है ना। ठीक। मैं, मेरा, मुझे, मुझको, मुझ में, मुझ पर, मेरे लिए, हम, हमारे, हमको, हमसे, हम पर, है ना। ऐसे सारे शब्द होते हैं। ठीक है। अगला है अन्य पुरुष सर्वनाम। शब्द कौन सा है? DSSB TGT 2018 में यह प्रश्न पूछा गया था। अब ये देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। एमपीटेट वर्ग 3 2024 में पूछा, 2021 में भी पूछा एमपीटेट में, UPFCI 2018 में भी पूछा गया था। अन्य पुरुष सर्वनाम सर्वनाम है कौन सा? अन्य पुरुष की बात कर रहे हैं, तो देखिए अन्य पुरुष में हो जाएगा यह वह। ठीक। और यही शब्द जो है यह वह जो है, एक जगह और जाते हैं और वो होते हैं निश्चित वाचक। ठीक है। पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके लिए मेरा एक कोड है, ट्रिक है। पानी से प्राण निकले। बहुत आसान है। प से पुरुषवाचक हो गया, उसमें आ की जो मात्रा लगी है उससे हो जाएगा अनिश्चयवाचक। फिर न जो लगा हुआ है इससे हो जाएगा निश्चयवाचक। जैसे इसमें हो जाएगा कोई, और ये कुछ, इसमें हो जाएगा यह और वह। ठीक है। अगला है से हो जाएगा संबंधवाचक। नहीं, संबंध नहीं, प्रश्नवाचक होगा बेटा। पहले तो से संबंध, अच्छा यहाँ यहाँ ये छूट गया ना। ओके ओके।
पहले सही था मेरा, संबंधवाचक। फिर इस प्राण शब्द से प्रश्नवाचक, 5 हो गए। और न से हो जाएगा निजवाचक। तो देखिए, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। ठीक है, इस तरह से नाम है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 208 नंबर का, सुख दुख शब्द में समास है कौन सा? एम्पिटेट वर्ग 3 2024 का यह प्रश्न है। द्विगु समास, अव्ययी भाव समास, बहुब्री समास और द्वंद्व समास। तो सुख और दुख ऐसा कह देते हैं, जबकि यहाँ होना चाहिए सुख या दुख। तो यहाँ हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास। अगला प्रश्न देखिए, 209 नंबर, एमपीटेट वर्ग 3 2024 में ये प्रश्न आ चुका है। निम्नलिखित में स्मृति का विलोम क्या होगा? स्मृति मतलब याद। तो आकृति, विस्मृति, अमर, विस्तार। तो सही आंसर हो जाएगा विस्मृति। स्मृति का क्या हो जाएगा? विस्मृति मतलब भूल जाना। तो यहाँ सही उत्तर की जो प्राप्ति हुई वो हुई बी। अब बाकी शब्दों के लिए भी हम लोग थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं। आकृति का हो जाएगा विकृति, विस्मृति का हो जाएगा स्मृति, अमर का हो जाएगा मर्त्य या मृत्यु, और विस्तार का हो जाएगा संक्षेप या संक्षिप्त। इस तरह से भी आप प्रश्नों को सॉल्व करते चलिएगा। तो ये कहीं ना कहीं अगर एग्जाम में आते हैं, अगर आपने एक आध बार सुने हुए हैं, तो आपसे अवश्य बनेंगे। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप लोगों को हमारी क्लास के इस तरह के जो नोटिफिकेशन है, बहुत अच्छे से जो हम लोग आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ये बहुत अच्छे से आपको मिल जाए। प्रश्न नंबर 210, अमर शब्द का विलोम क्या होगा? एसएससी जेएचटी 2020 में यह प्रश्न आया था। अमर का हो जाएगा क्या भैया? तो यहाँ पर 210 नंबर का प्रश्न है मृत्यु। अभी देखा हम लोगों ने, या मृत्यु। तो सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। अजेय का क्या हो जाएगा? तो पराजय हो जाएगा। ठीक है, और अजर का हो जाता है जरा। क्या हो जाता है? जरा। जरा ये वृद्धावस्था का नाम हो जाता है। और हम लोगों को जो थोड़ा सा शब्द होता है जरा होता है, वो क्या होता है? जरा। इसका मतलब होता है थोड़ा, किंचित। और इसका मतलब होता है वृद्धि, या मृत्यु भी कह देते हैं। ठीक है, अजर मतलब बिना जर, बिना वृद्धि के, और जरा मतलब वृद्ध। तो ये थे बहुत ही अच्छे और महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट्स जरूर कीजिए, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।